अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ईद की छुट्टियों के बाद हमारी फ़र्स्ट फ़िज़िकल क्लास, ईद की छुट्टियों में आपको जो लेक्चर्स दिए गए, छुट्टियां तो वैसे हमारी 8-9 थी, 4 लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मिले, जिसमें प्राइमरली हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और इसमें हमने एक जो टारगेट कॉस्टिंग में हमने क्वेश्चन एक छोड़ा था, ऑटम 24 का क्वेश्चन 4, उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया था। तो कोई सवाल जो क्वेश्चन हमने किए उनमें किसी क्वेश्चन की वर्किंग पे, किसी कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए उनमें कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछे बेटा जी। एनी क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्टिंग के एरिया पे कोई सवाल, डिसीजन मेकिंग का एरिया, रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कंबाइंड मिल के हमारा एक एरिया बनता है, जिसमें हमने चैप्टर 10 रेलेवेंट कॉस्टिंग का पढ़ लिया है। अब हम चैप्टर 11 डिसीजन मेकिंग का पढ़ेंगे। पास पेपर एनालिसिस दोनों का आपसे डिस्कस हो चुका था, कंबाइंड था, मैंने जैसे कि बताया था। इसमें से हमें 1, 2, 3, कभी एक सवाल आया, कभी 2 आए, कभी 3 सवाल भी आए हुए हैं इस एरिया से हमें, और मेरे हिसाब से सेफली 2 सवालों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा, और उस कॉन्सेप्ट को हमने कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस के रेफरेंस से डिस्कस किया, जो कि प्राइमरली प्राइसिंग डिसीजन थे। इस सवाल में हमें जो रेलेवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ वो नॉर्मली प्राइसिंग का रेफरेंस है, ताकि किसी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कोट करनी तो उस हिसाब से आप बताइए क्या प्राइस होनी चाहिए। अब हम इसी रेलेवेंट कॉस्टिंग के ही कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे थोड़ा आगे, और कुछ और डिसीजन मेकिंग की सिचुएशंस होती हैं उनमें अप्लाई करेंगे। देयर आर सम अदर, प्राइसिंग के अलावा भी बिजनेस में डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं, तो वो डिसीजंस हम रेलेवेंट कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट की मदद से कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन जो हमने डिस्कस करनी है उन पे बात करता हूं। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग क्या है कि हमें बताया जाएगा कि वी आर इनटू मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम बना के बेचते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक रिसोर्स लिमिटेड है। तो लिमिटेड इन द लिमिटिंग है, बल्कि लिमिटेड की जगह मुझे लिमिटिंग का वर्ड यूज करना चाहिए। लिमिटिंग रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 प्रोडक्ट ए बी सी हम बनाते हैं, तीनों प्रोडक्ट की डिमांड 10-10 हज़ार यूनिट, टोटल 30,000 यूनिट की डिमांड है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो मशीनरी अवेलेबल है वो सिर्फ 20,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है। या अदरवाइज हमें कहा जा सकता है भाई 30,000 प्रोडक्ट की यूनिट्स की डिमांड है हमारे पास, 10-10-10, लेबर हमारे पास सिर्फ 20,000 घंटों की अवेलेबल है। या ऐसे भी कहा जा सकता है ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स, 10-10,000 यूनिट की डिमांड है, मटेरियल हमें सिर्फ 20,000 यूनिट्स का मिल रहा है। इन शॉर्ट, किसी एक रिसोर्स की वजह से हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। यह है कहानी लिमिटिंग फैक्टर्स की। या स्केर्स रिसोर्स, स्केर्स का मतलब भी रिसोर्सेज की कमी होना। लिमिटिंग फैक्टर, हमसे पूछा क्या जाता है भाई 10-10-10 30,000 यूनिट की डिमांड, मशीनरी लिमिटिंग फैक्टर है। अब बताइए ए बी सी में से फिर कौन से यूनिट बनाने हैं और कौन से नहीं बनाने, पूरे सारे तो नहीं बना सकते ना। तो व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्शन प्लान, डिसीजन मेकिंग, हाउ टू टेक प्रोडक्शन प्लान, हाउ टू प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान इन दिस सिचुएशन। लिमिटिंग फैक्टर के साथ प्रोडक्शन प्लान बनाना, दिस इज वन केस। दूसरा केस जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल से मसला हल होगा। दूसरा केस मेक और बाय डिसीजन, ये भी रेलेवेंट केस से मसला हल होगा। इसको मेक और बाय भी कहते हैं, आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो ए बी सी, आपको किसी सप्लायर ने अप्रोच किया भाई प्रोडक्ट सी आप हमसे बनवा लो, हमसे खरीद लो। खुद क्यों बनाते हो, ए बी बनाते रहो, सी हम आपको बेच देते हैं, हमसे खरीद लो। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए भाई आउटसोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई एक प्रोडक्ट का कंपोनेंट हमें आउटसोर्स कर देना चाहिए, या खुद बनाते रहें जैसे बना रहे हैं। सो मेक और बाय डिसीजन या आउटसोर्सिंग डिसीजन। ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तकरीबन प्राइसिंग डिसीजन है, जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं। शट डाउन डिसीजन है, आप 3 प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हो, प्रोडक्ट सी आपकी लॉस में जा रही है, तो क्या प्रोडक्ट सी को शट डाउन कर देना चाहिए या लॉस में होने के बावजूद बनाते रहें।
हाउ टू टेक दैट डिसीजन। जॉइंट प्रोडक्ट्स में फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, आपने जॉइंट प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपकी प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट के थ्रू बन के आई हैं, प्रोसेस के थ्रू बन के आई हैं, आपसे पूछा जाता है जी या उनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचें या फर्दर प्रोसेस करके हायर वैल्यू पे बेचा जाए, क्या बेहतर है आपके लिए। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। सो ये कुछ स्पेसिफिक डिसीजन है, इन पे हम बात करेंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो कारोबार में, रियल लाइफ में इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हमारे सामने आते हैं, उनसे डील करना भी सीखेंगे। सो हमारे इस चैप्टर में मैं फिर दोबारा बता दूं, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग हम सीखेंगे। जैसे मैंने हेडिंग के साथ आपको डिस्कस करूंगा कि ये हेडिंग, इसमें ये मसला, इसका फैसला ऐसे करना है, ये हेडिंग, ये मसला, इसका फैसला ऐसा करना है, एंड सो ऑन। बट हम जब सवालों पे जाएंगे तो ऐसे सवाल हमारे सामने आएंगे जिनमें, जो इनमें से किसी हेडिंग में फिट नहीं होंगे। तो इनसे डील करना भी सीखना है और हमें उन सवालों से डील करना भी सीखना है जो किसी हेडिंग में फिट नहीं हो रहे। बाय द वे वो सवाल एग्जामिनेशन में डील करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इस एरिया में जनरली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस लो रहती है। कितनी लो होती है, हिंट मैं उसका अगर पहले नहीं कराया तो यहाँ से करवा देता हूँ आपको मैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, बल्कि पहले हमारी शायद बात हुई भी है कि परफॉर्मेंस इसमें लो रहती है। ये इस एरिया के पास रेट आपके सामने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को तो नज़र आ रहे हैं, 8, 11, 10, 17, 11, 3, 5 नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हमें बता रहे हैं कि पास रेट लो है, और ये पास रेट जनरली लो उन सवालों में है जो किसी सिनेरियो में फिट नहीं होते। कुछ हमारे पास सवाल आएंगे स्पेसिफिक सिनेरियो बेस्ड, जनरली इस तरह के सवालों को डील करना आसान होता है। लेकिन कुछ सवाल हमें आते हैं जो किसी सिनेरियो में फिट नहीं होते हैं, जेनेरिक क्वेश्चन होते हैं, उन सवालों को डील करना मुश्किल होता है। तो हम पहले चैप्टर पढ़ते हुए तमाम सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, इन सिनेरियो से कैसे डील करना है उसकी इलस्ट्रेशन से उसको समझेंगे। फिर हम जब पास पेपर क्वेश्चन में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन हम सिनेरियो बेस्ड भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको वो कराऊंगा जो सिनेरियो बेस्ड नहीं है, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना, वो हम असाइनमेंट के थ्रू भी आप कवर कर लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते वो चैलेंजिंग होते हैं। तो मैं चाहता हूँ हम क्लासरूम में जो ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करें, ठीक है। तो हम बात शुरू करेंगे लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग कह लीजिए, क्या कोई लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बेटा नोट करनी है, हमारे सिलेबस में सिंगल लिमिटिंग फैक्टर से डील करना है। मतलब कोई एक रिसोर्स है जिसकी वजह से हम डिमांड प्रोडक्ट्स की पूरी नहीं कर पा रहे, बाकी रिसोर्सेज हमारे पास ठीक है। जैसे मैंने कहा, मशीन हमारे पास, मशीन आवर्स कम है, लेबर पूरी है, मटेरियल भी पूरा है, मशीन आवर कम है, तो क्या करना है। या मशीन आवर पूरे हैं, लेबर पूरी है, मटेरियल कम है, हाउ टू डील विद दैट। या मशीन आवर और मटेरियल पूरा है, लेबर शॉर्ट है, कोई एक रिसोर्स शॉर्ट है, तो हाउ टू डील विद दैट। एक से ज़्यादा रिसोर्स शॉर्ट हो कि जी मशीन आवर तो है ना, लेबर पूरी है ना, मटेरियल पूरा है, इससे डील करना हमारे स्कोप में नहीं है, ठीक है। हमें माजी में एक दफ़ा ICAP ने ऐसा सवाल दे दिया था जिसमें 2 रिसोर्सेज हमारे पास शॉर्ट थे, तो कैफ लेवल पर सवाल आ भी गया और ICAP का सलूशन भी कोई जुगाड़बाजी से उन्होंने बना दिया। लेकिन जब एक से ज़्यादा रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ जाए तो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का टूल इस्तेमाल किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का टूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना कहीं पे, QM में पढ़ा तो हुआ है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन डिसीजन मेकिंग में वो आपके स्कोप में नहीं है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग का टूल की एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग आप दोबारा पढ़ोगे जाके BFD में, CFA 4 में इंशाल्लाह आप जब जाएंगे वहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग वहाँ पे आपको डिस्कस की जाएगी। कैफ 3 में वो नहीं है। तो कैफ 3 में जब एक से ज़्यादा रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएं कि जी मैं प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास मशीनरी भी पूरी नहीं है और लेबर भी पूरे नहीं, मटेरियल तो है, 2 रिसोर्सेज शॉर्ट है, 2 रिसोर्सेज या 2 से ज़्यादा रिसोर्सेज शॉर्ट हो जाएं, उनसे डील करना हमारे स्कोप में नहीं है। हमारे स्कोप में है 1 लिमिटिंग फैक्टर से डील करना है। कोई एक रिसोर्स लिमिटेड हो, लिमिटिंग हो, मैं फिर कह रहा हूँ लिमिटेड और लिमिटिंग में फ़र्क ध्यान में रखना। लिमिटेड से मुराद कैलकुलेटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होना, तो रिसोर्स तो सारे ही कैलकुलेटेड होते हैं ना भाई, अनलिमिटेड तो कोई रिसोर्स नहीं होता, रिसोर्सेज सारे लिमिटेड हैं। जैसे मशीन आवर्स 5000 अवेलेबल है हमारे पास, लेबर आवर 10,000 अवेलेबल है, मटेरियल 50,000 kg अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज तो सारे लिमिटेड हैं। लेकिन क्या लिमिटिंग है या नहीं,
लिमिटिंग हम उस रिसोर्स को कहते हैं जिसकी क्वांटिटी हमारे रिक्वायरमेंट के मुकाबले में कम है, वो लिमिटिंग रिसोर्स है। ठीक है, तो जनाब हमने लिमिटिंग फैक्टर हमारे सामने कोई आ जाए तो वहां पे हमें जनरली सवाल कहा जाता है प्रोडक्शन प्लान बताओ कि भाई ABC 3 प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी तो नहीं कर सकते आप, तो बताओ फिर किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाने हैं, हाउ टू प्रोसीड। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के सिनेरियो पिक करना होता है। हमें पता लगना चाहिए सवाल की रिक्वायरमेंट से कि हमारा सवाल किस सिनेरियो से है। वन लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल है। अच्छा, दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी, जब हमसे प्रोडक्शन प्लान मांगा जा रहा है तो मकसद हमारा हमेशा डिसीजन मेकिंग में एक होता है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। हमें वो प्रोडक्शन प्लान बनाना है जिससे हमारे लिमिटिंग रिसोर्सेज के बावजूद प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। सवाल हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया लिमिटिंग फैक्टर से है, तो सबसे पहला स्टेप होता है लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई स्केर्स रिसोर्स या लिमिटिंग फैक्टर, और उसका मैंने असूल आपको बता दिया। आप देखोगे आपको रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है और आप देखोगे आपका रिसोर्स अवेलेबल कितना है। रिक्वायरमेंट वर्सेस अवेलेबिलिटी। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अवेलेबिलिटी से तो आप कहोगे ये लिमिटिंग फैक्टर है, दिस इज लिमिटिंग फैक्टर। अगर रिक्वायरमेंट आपकी अवेलेबिलिटी से ज़्यादा है तो ये लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है और अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी रिक्वायरमेंट है से मशीन आवर्स के रेफरेंस से बात करें, किसी एक आपकी प्रोडक्ट डिमांड पूरी करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है 1000 मशीन आवर्स, लेकिन अवेलेबल हैं 800, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है 1000 और अवेलेबल आपका 1200 है, इसका मतलब ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। मशीन आवर की कमी की वजह से आप अपनी प्रोडक्शन से पीछे नहीं रहोगे। मशीन आपका अवेलेबल 1200 है और आपको प्रोडक्शन के लिए 1000 चाहिए, दिस इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। लेकिन हाँ, मशीन आवर अवेलेबल 800 है, प्रोडक्शन के लिए 1000 चाहिए, यस दिस इज लिमिटिंग फैक्टर। हम प्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमें तो 1000 घंटे चाहिए प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, हमारे पास 800 अवेलेबल है, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये जनाब हमारा पहला स्टेप होता है। जब हमने सवाल में सिनेरियो आइडेंटिफाई कर लिया तो ये सवाल एक स्ट्रक्चर्ड मैथड से, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से, स्टेप वाइज अप्रोच से हल हो जाता है। रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल आइडेंटिफाई हो गया तो स्टेप 1 2 3 से कहानी शुरू हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर के लिए हमारे पास 2 इलस्ट्रेशंस हैं, वहां से हम लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफिकेशन की एक्टिविटी करते हैं। ये जी इलस्ट्रेशन 1 है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर इफ एनी। कोई लिमिटिंग फैक्टर है तो बताइए। अजहर लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स विद द फॉलोइंग बजट फॉर द कमिंग ईयर, ए बी एंड सी। मशीन आवर पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट एंड डिमांड कितनी है तीनों प्रोडक्ट्स की। Finance manager has budgeted that the maximum hours available will be 6,000 and 18,000 for machine and labor. तो जनाब ये आपके मशीन आवर हैं और ये आपके लेबर आवर हैं और ये हैं आपके अवेलेबल। ये अवेलेबल आवर्स हैं और हमने भी क्या पढ़ा कि हम अवेलेबल को कंपेयर कर लेते हैं रिक्वायरमेंट से, तो उसके बाद हमें पता लग जाता है कि हमारे पास शॉर्टेज है या नहीं। हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं, दोनों रिसोर्सेज के लिए हमें काम करना है। एक मशीन आवर्स हैं, एक लेबर आवर्स हैं। हम देखते हैं हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं और हमारी आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं। आवर्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेक्टेड डिमांड, इनका कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास आवर्स एक्सेस में हैं या शॉर्टेज में है। अवेलेबल मशीन आवर्स 6,000, अवेलेबल लेबर आवर्स 18,000।
रिक्वायर्ड आवर्स। अच्छा, रिक्वायर्ड आवर बेटा एट एक्सपेक्टेड या बजटेड, या एक्सपेक्टेड लिखा होगा डिमांड, कभी बजटेड डिमांड लिखा होगा। बजटेड या एक्सपेक्टेड डिमांड पे हमें टोटल आवर्स चाहिए कितने। मशीन आवर्स की बात कर तो 2000 यूनिट्स हमें बनाने हैं ए के, 2000 इंटू 0.6 प्लस 5000 बनाने हैं बी के, 5000 इंटू 0.5 प्लस 3000 बनाने हैं सी के, तो 3000 इंटू पॉइंट इंटू 1। बताइए मशीन आवर कितने? 6700 रिक्वायर्ड है। तो ये तो आ गया 700 की शॉर्टेज। इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं लेबर आवर्स। 2000 यूनिट्स हमें बनाने हैं ए के, लेबर आवर लगेंगे 1 प्लस 5000 यूनिट बनाने हैं बी के, लेबर आवर लगेंगे 1.2 प्लस 3000 यूनिट बनाने हैं सी के और लेबर आवर लगेंगे 2.5। 11,900 तो यहाँ पे तो आ रहा है सरप्लस 15,500। तो ये आ रहा है सरप्लस कितना जी? 2500। तो हमसे पूछा गया कोई लिमिटिंग फैक्टर है, तो हमारा आंसर है यस, दिस इज लिमिटिंग फैक्टर। मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है। मशीन आवर्स की वजह से हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते। लेबर आवर्स काफ़ी हैं, डिमांड पूरी करने के लिए 15,500 चाहिए, हमारे पास 18,000 है, तो लेबर आवर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है दोनों रिसोर्स, बट लिमिटिंग फैक्टर हमारा सिर्फ मशीन आवर है, क्योंकि रिक्वायरमेंट के मुकाबले में ये कम है हमारे पास अवेलेबल। जी जनाब, इलस्ट्रेशन नंबर 1, डिसीजन मेकिंग का चैप्टर लिमिटिंग फैक्टर पे बात शुरू कर रहे हैं और हमने पहला स्टेप सीखा, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। ये पहला स्टेप है लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। लिमिटिंग फैक्टर का सवाल जब आता है तो उसमें हमें जनरली प्रोडक्शन प्लान मांगा जाता है। जैसे इसमें हमें पता लग रहा है कि हम ABC की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। अल्टीमेटली इसमें हमसे जनरली पूछा जाता है डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते, फिर कितने यूनिट्स बनाओ ABC के? सारे तो नहीं बना सकते, कितने बनाए जाएं? अल्टीमेटली हमने वहां तक पहुंचना है, लेकिन पहला स्टेप होता है लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना। अगर लिमिटिंग ये भी एक्सेस होता फिर तो कहानी यहीं पे खत्म थी ना। अगर ये भी एक्सेस है तो सारे प्रोडक्ट बना दो, जितनी डिमांड है सारी पूरी कर दो। लेकिन एक रिसोर्स जब शॉर्टेज में आ जाएगा तो इसका मतलब डिमांड पूरी नहीं हो सकती। इलस्ट्रेशन 2 एक क्लास एक्टिविटी है, परफॉर्म कीजिए, बताइए वहां पे कोई लिमिटिंग फैक्टर अगर है तो कौन सा है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर इफ एनी। रिपीट एक्टिविटी है, परफॉर्म कीजिए। बस यहां पे ख्याल कीजिएगा ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सेम पैटर्न पे सवाल करेंगे। प्रोडक्ट ABC की जगह XYZ हो गई हैं और टाइम पर यूनिट आवर्स की जगह मिनट्स में दे दिया गया है। दिस इज द ओनली डिफरेंस हियर।
जी बेटा, यहाँ पे हमारे पास बात करें तो मशीन आवर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? 5600 और लेबर आवर की रिक्वायरमेंट 9750। तो इसका मतलब हमारे पास लेबर आवर्स हमारे पास शॉर्ट हैं 2750 और मशीन आवर हमारे पास एक्सेस हैं 2400। हमसे पूछा गया कोई लिमिटिंग फैक्टर है, तो यस, लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर आवर। लेबर आवर हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए यहाँ पे पूछिए बेटा। और कैलकुलेशन परफॉर्म करने में बेटा थोड़ी सी ज़रा एफिशिएंसी आपकी बढ़ने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे स्लो हैं कैलकुलेशन को फॉलो करने में। अच्छा जी, हमने कहा जी जब भी हमें लिमिटिंग फैक्टर की मौजूदगी में प्रोडक्शन प्लानिंग करने को कहा जाएगा तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, ये बात होगी। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कीजिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तो हमें आता है, इसमें तो कभी कोई चीज सीखने वाली बात नहीं हमारे लिए, ठीक है। आप जैसे अभी हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी ABC XYZ, हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें यहां पे कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। तो इसके बाद आ जाते हैं तीसरा स्टेप। ये स्टेप्स हमें बेटा याद रखने हैं और इन स्टेप्स को याद रख के हमने स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्केर्स रिसोर्स यूज्ड बाय 1 यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आपने यहां पे स्केर्स रिसोर्स आइडेंटिफाई किया से लेबर आवर। अब यहां पे वो कह रहा है हर प्रोडक्ट का लेबर आवर पर यूनिट बताओ कितना है। प्रोडक्ट ABC में लेबर आवर पर यूनिट कितना है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रेडिली जनरली अवेलेबल होती है। मतलब हमें कहा जा रहा है, अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं ABC के रेफरेंस से, कि आप स्टेप नंबर 1 आपने कर लिया से लेबर आवर आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले आओ, तो ये प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से आ गया, ये 10 है, ये 15 है, से ये 20 है। स्टेप नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है अब स्केर्स रिसोर्स पर यूनिट लेके आओ, मतलब लेबर आवर पर यूनिट लेके आओ कितना है। लेट्स अज्यूम इसका 2 है, इसका 4 है और इसका 6 है। लेबर आवर पर यूनिट, ये स्टेप नंबर 3 आ गया। हमें लेबर आवर पर यूनिट चाहिए हर प्रोडक्ट का। स्टेप नंबर 4, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दो लेबर आवर पर यूनिट से। मतलब ये अगर ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, तो यहां पे कहा जा रहा है आप x को डिवाइड करो y के साथ। तो यहां से जो मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मिल जाता है हमें। स्टेप नंबर 4 में हम कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मैथमेटिकली देखो ना बोर्ड पे, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा ना, तो कंट्रीब्यूशन ओवर लेबर आवर बच जाएगा मैथमेटिकली। तो जैसे देखो यहाँ पे कितना बचा, 5, यहाँ पे 3.75, यहाँ पे 3.33। ये कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर बच गया। ये कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मुझे बता क्या, इसका मतलब समझ लो कि एक लेबर आवर जब प्रोडक्ट ए बनाने में इस्तेमाल करता हूं तो एक लेबर आवर में मैं 5 रुपये कमाता हूं। वही लेबर आवर जब प्रोडक्ट बी में इस्तेमाल होता है तो वो 3.75 मुझे कमा के देता है, और वही लेबर आवर जब सी में लगता है तो 3.33 कमा के देता है। इसकी बेसिस पे स्टेप नंबर 5 में हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस स्टैब्लिश करते हैं। प्रोडक्शन प्रेफरेंस कह लीजिए या प्रोडक्शन रैंकिंग कह लीजिए, प्रोडक्शन प्रेफरेंस यहां से बनती है। हमारे पास लेबर आवर ही तो लिमिटेड है और हम चाहते हैं लिमिटेड लेबर आवर से ज्यादा मुनाफा या कंट्रीब्यूशन कमाएं।
तो उसके मुताबिक ये हमारी प्रेफरेंस नंबर 1 है, ये प्रेफरेंस नंबर 2 है, ये प्रेफरेंस नंबर 3 है। क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स जहां पे जिस प्रोडक्ट में ज्यादा हमें इनकम कमा के दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहे हैं, हमें उस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देनी है। तो हमें अपने लेबर आवर्स से सबसे पहले ए बनाना है। जब ए की डिमांड पूरी हो जाए फिर बी बनाएंगे, और बी की डिमांड पूरी होने के बाद भी अगर लेबर आवर बच गए तो फिर सी बनाएंगे, टिल हमारे तमाम लेबर आवर कंज्यूम हो जाए। ये हमारा स्टेप नंबर 6 होता है। स्टेप नंबर 4 ये है जनाब। स्टेप नंबर 5 प्रोडक्शन प्रेफरेंस आ गई, हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट। और स्टेप नंबर 6 इस प्रेफरेंस के मुताबिक प्रोडक्शन प्लान बना लो। तो ये ओवरऑल सवाल हमें आता है। जनरली हमें एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है, हमें क्वेश्चन में कहा जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान बताओ, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की जगह अक्सर वर्ड यूज किया जाता है ऑप्टिमल या ऑप्टिमम, एक ही बात है। ऑप्टिमल या ऑप्टिमम का मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ही है। एग्जामिनेशन में हमसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान या ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान मांगा जाता है लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियो में। तो ये 6 स्टेप्स की मदद से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे जिनमें हम मैक्सिमम स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 6 हमारी क्लास एक्टिविटी है, और 3 और 5 आपकी होम असाइनमेंट है। हम लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियो में 4 और 6 को देखेंगे। पहले आइए इलस्ट्रेशन 4 को। देख लीजिए यहां पे इलस्ट्रेशन 4 में हमसे क्या मांगा जा रहा है, लिस्ट द प्रोडक्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन प्रेफरेंस, मतलब प्रोडक्शन प्रेफरेंस बताओ, एंड डिटरमिन द प्रोडक्शन मिक्स दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्रोडक्शन मिक्स बताओ, मतलब प्रोडक्शन प्लान बताओ जिससे हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। यहां तक आने के लिए हमें स्टेप नंबर 5 करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 तक पहुंचेंगे तो प्रोडक्शन प्रेफरेंस आएगी, और ये हमें स्टेप नंबर 6 परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रोडक्शन प्रेफरेंस के तहत प्रोडक्शन प्लान बनाना, वो हमसे यहां मांगा जा रहा है। तो सवाल पढ़ते हैं और फिर ये 6 के 6 स्टेप्स हम अपनी नजर से वर्किंग से गुजारते हैं। Abbas Limited manufactures 3 products. Budgeted sale for all the 3 products for the next year is as under. JKL ये हैं जी बजटेड सेल्स। मैं सेल्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, आगे चल के ज़रा इसकी अहमियत आपको मैं पॉइंट आउट कराऊंगा, बट फिलहाल ज़हन में रखिएगा बजटेड सेल्स है। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट पर यूनिट डाटा इज एज अंडर। ये जी सेलिंग प्राइस का डाटा है तीनों प्रोडक्ट का, और ये कॉस्ट पर यूनिट का डाटा है रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। कंपनी फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स and estimate that maximum of 8,500 hours will be available for the next year. अच्छा जी, हमें सवाल में सबसे पहले पहचानना होता है सिनेरियो। तो हमें सवाल पढ़ते हुए पता लग गया कि भाई ये लिमिटिंग फैक्टर की बात हो रही है, एक रिसोर्स है जिसकी लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है, और फिर हमें मज़ीद क्लियर होगी बात, हमसे प्रोडक्शन प्लान मांगा जा रहा है। लिमिटिंग फैक्टर दे दिया गया है और साथ प्रोडक्शन प्लान मांगा गया है, तो हमें पता लग गया हमें 6 स्टेप्स को फॉलो करके सवाल को हल करना है। सबसे पहली चीज़ होती है सिनेरियो को रिलेट कर पाना, ताकि आप फॉर्मेट और स्टेप्स पिक कर जाओ जिससे आपने सवाल हल करना है। क्योंकि पहली शिकस्त यहीं पे बच्चे खा जाते हैं, वो सिनेरियो ही नहीं समझ पाते, क्योंकि अभी तो पहला सिनेरियो पढ़ रहे ना, आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ना है। हर सिनेरियो के स्टेप्स सवाल हल करने के मुख्तलिफ होंगे, तो अगर आपने सवाल सिनेरियो गलत पिक कर लिया तो गलत स्टेप्स लग जाएंगे, गलत जवाब निकल आएगा। तो हमें सबसे पहले सिनेरियो को पिक करने में मुहतात रहना है, उसमें एग्जामिनर बाज का तो आपको ट्रिक कर जाता है। तो लिमिटिंग फैक्टर है और हमसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान मांगा गया, तो हमें पता लग गया ये जो 6 स्टेप्स अभी हमने डिस्कस किया नहीं, उनकी कहानी है सारी। तो हम उन 6 स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। तो उसके लिए मैं वर्किंग नहीं करनी, क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आवर्स। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें स्टेप्स को बार बार देखने पड़ेंगे जब तक याद नहीं होते, ठीक है।
तो अभी मैं आपके सामने बोलता जा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। लिमिटिंग फैक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो हमारा लेबर आवर्स है। इसके बाद हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, जे, के एंड एल। हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलता है। प्राइस 97, 111, 138 और वेरिएबल कॉस्ट मैं अगर जे की देखूं तो यह है 28 प्लस 24 प्लस 9, 61। ये है जे की वेरिएबल कॉस्ट। और आगे के की वेरिएबल कॉस्ट देखें तो इट इज 39 प्लस 24 प्लस 9, 72। और अगर हम के की वेरिएबल कॉस्ट देखें 49 प्लस 32 प्लस 12, 93। दीजिए जी यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 36, 39, 45। सो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 हो गया लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2 हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लो। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्केर्स रिसोर्स पर यूनिट, मतलब लेबर आवर पर यूनिट लाओ। अब मुझे क्वेश्चन में लेबर आवर पर यूनिट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे लेबर कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है और रेट पर आवर अवेलेबल है। तो यहां से हम लेबर आवर पर यूनिट कॉस्ट डिवाइडेड विद रेट करके निकाल सकते हैं। ये 2 के लिए तो यही लगेगा और तीसरे के 32/80 है। सो जे और के लिए इट इज 0.3 और इसके लिए 0.4। लीजिए जी, ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 1 लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लाओ। स्टेप नंबर 3 स्केर्स रिसोर्स पर यूनिट लाओ। स्टेप नंबर 4 कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लाओ, मतलब कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर लाओ। और वो कैसे है? इफ दिस वैल्यू इज ए, दिस वैल्यू इज बी, तो ए डिवाइडेड विद बी करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मिलेगा 120, 130, 113। लीजिए जी, इसके बाद हम स्टेप नंबर 5 में जाते हैं, जिसमें हम प्रोडक्शन प्रेफरेंस बनाते हैं। और प्रोडक्शन प्रेफरेंस हमने सीखा है हाईएस्ट वैल्यू रैंक्ड फर्स्ट। रैंकिंग नंबर 1, रैंकिंग नंबर 2, रैंकिंग नंबर 3। लीजिए जी, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 का पार्ट ए कंप्लीट हुआ, जिसमें हमसे कहा गया था प्रोडक्शन प्रेफरेंस बताइए क्या है प्रोडक्ट वाइज। तो ये हमारी प्रोडक्शन प्रेफरेंस आ गई, के, जे एंड एल। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर हमने मेजर किया और कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर की बेसिस पे हमने प्रोडक्शन प्रेफरेंस असाइन कर दी। स्टेप्स को बेटा बार बार पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, जब तक याद नहीं हो जाते। आपको सिनेरियो आइडेंटिफाई करने हैं और फिर स्टेप्स को अप्लाई करने हैं सिनेरियो के मुताबिक। जी बेटा, किसी बच्चे को किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में भी हेल्प चाहिए, पूछिए। अच्छा जी, इसके बाद हमने बनाना है प्रोडक्शन प्लान पार्ट बी में, जो हमसे मांगा गया है कि भाई प्रोडक्शन प्लान बताओ, डिटर्मिन द प्रोडक्शन मिक्स, या प्रोडक्शन प्लान एक ही बात है, दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर। तो इस रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन प्लान बनाना विल इंश्योर योर मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है। हम शुरू करते हैं कहानी अवेलेबल लेबर आवर से। कितने हैं जी? 8500। और उसके बाद हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग। सबसे पहले हम करेंगे प्रोड्यूस के। कितने यूनिट्स? डिमांड कितनी है जी के की? हमने
के बनाने हैं सबसे पहले, तो हमें देखना है के की डिमांड क्या है। के की डिमांड है 8000। हमें 8000 यूनिट्स ऑफ के बनाने हैं, और 8000 यूनिट्स ऑफ के बनाने में टाइम कितना लग जाएगा? 0.3 पर आवर के हिसाब से 2400, बाकी बच गया 6100। अब क्या बनाना है जी? रेफरेंस टू प्रोड्यूस जे। इसके बाद हम बनाएंगे जे। जे की डिमांड कितनी है? 6200। 6200 इंटू 0.3, वी हैव सफिशिएंट आवर्स। 6200 यूनिट्स इंटू 0.3, 1860 हम बना सकते हैं। ये भी ये बना लिया। बाकी कितना टाइम बचा? 4240। अब बारी आ गई है तीसरी प्रोडक्ट, रैंकिंग 3 एल, प्रोड्यूस एल। अच्छा, यहाँ पे बड़ा तवज्जो कीजिएगा, एल बनाने के लिए यकीनन हमारे पास आवर्स सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 11500 की डिमांड है। 11500 इंटू 0.4, इसलिए लिमिटिंग फैक्टर है ना, इसलिए स्केर्स रिसोर्स है कि हम एक रिसोर्स की कमी की वजह से डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस केस में जब आखिरी केस आ गया जिसमें कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो हम करते क्या हैं? हम अवेलेबल रिसोर्स को डिवाइड कर देते हैं रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट से। जैसे हमारे केस में वर्किंग बनेगी 4240 डिवाइड विद 0.4, कितने बने? 1600 यूनिट्स। लीजिए जी, हम 10,600 यूनिट बनाएंगे तो इसमें 4240 आवर कंज्यूम हो जाएंगे, और ये सारे के सारे आवर्स हमारे ख़त्म हो गए। प्रोडक्शन प्लान हमारे पास आ गया 8000 यूनिट्स के 6200 यूनिट्स जे के, और 10,600 यूनिट्स एल के। दिस इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान जो हमसे मांगा गया था। हमारा प्रोडक्शन प्लान जिस पे प्रॉफिट्स हमारे मैक्सिमम हैं वो हमने यहां पे बना लिया। के 8000 यूनिट्स, जे के 6200 यूनिट्स और एल के 10600 यूनिट्स। आखिरी प्रोडक्ट के यूनिट्स हमने कैसे डिटर्मिन किए हैं बेटा, उसका मैंने छोटा सा एक फैक्टर आपके सामने फार्मूला सा बना दिया, इसको याद रख लीजिएगा। आखिरी के यूनिट्स हमने बैलेंसिंग बना ली। भाई जितना टाइम अवेलेबल है उसमें 10600 बन सकते हैं, 11500 नहीं बन सकते। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान या ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान वो होता है जो इस रैंकिंग के मुताबिक बनता है। अक्सर सवालों में आपको रिक्वायरमेंट में पार्ट 1 लिखा ही नहीं होता, सिर्फ पार्ट 2 लिखा होता है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान बताओ। तो वो अंडरस्टूड है, 6 स्टेप पूरे करने हैं। 5 स्टेप से रैंकिंग बनाओगे और 6ठे स्टेप में प्रोडक्शन प्लान बनेगा। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ये पार्ट हमें लिखा नजर ही नहीं आता। ये अंडरस्टूड है कि भाई इस तक जाने के लिए रैंकिंग तो करनी पड़ेगी। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? हमने इलस्ट्रेशन 4 के दोनों पार्ट्स को डिस्कस किया। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 6,
identify quantities of production and sales of each product that would maximize annual profits and calculate profit at the suggested production plan. अच्छा, अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ मैंने आपको, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सेल्स का फिगर मैंने हाईलाइट कराया था ना, ये सेल्स है और हम यहाँ पे प्लान किसका बना रहे हैं? प्रोडक्शन का। क्या सेल्स और प्रोडक्शन बराबर होते हैं? हमेशा सेल्स और प्रोडक्शन हमेशा बराबर नहीं हो सकते। बात का तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट गिवन होगी, तो आपने ख्याल रखना है, आपने सेल्स को लेके ये प्लान नहीं बनाना, आपने प्रोडक्शन को लेके ये प्लान बनाना होता है। तो जहां पे सवाल ऐसा आएगा जिसमें सेल्स की फिगर के साथ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड अवेलेबल है, तो पहले सेल्स की फिगर से आप प्रोडक्शन की फिगर निकालोगे, फिर ये प्लान बनाओगे। हमारी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके मुताबिक प्लान बनता है, सेल्स डिमांड के मुताबिक प्लान नहीं बनता। यहां पे अब सेल्स की फिगर अवेलेबल है लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड का जिक्र नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड जीरो है, इसलिए सेल्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। मैंने इसलिए सेल्स के नंबर को लेके प्रोडक्शन प्लान बना दिया, क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि सेल्स और प्रोडक्शन बराबर है। लेकिन हमें ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे सेल्स और प्रोडक्शन बराबर नहीं होंगे, तो हमने ख्याल रखना है मैंने सेल्स का नंबर को लेकर प्लान नहीं बनाना, मैंने प्रोडक्शन का नंबर को लेकर प्लान बनाना है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करवाया था। आगे सवाल आ जाएंगे हमारी क्लास में, लेकिन अगर ना भी आए तो आपके ध्यान में ये चीज रहनी चाहिए। हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 डिस्कस करने लगे थे जी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमसे कहा गया है क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। अब यहां पे भी बात फिर वही है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का जिक्र नहीं है तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल, ठीक है, विच विल मैक्सिमाइज द एनुअल प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट एट द सजेस्टेड प्रॉफिट प्लान। अब सजेस्टेड प्रोडक्शन प्लान, तो सिर्फ प्रोडक्शन प्लान नहीं देना, आपने इस पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके देना है। अ कंपनी मेक्स 4 प्रोडक्ट्स MNONP using the single item of direct material in the manufacture of all the products. Budgeted data for the companies as follows. चारों प्रोडक्ट का डाटा, एनुअल सेल डिमांड, यहां पे फिर ख्याल कीजिएगा सेल डिमांड है, हमें अलर्ट रहना है कहीं इन्वेंट्री का जिक्र आ जाए तो उसको एडजस्ट करना पड़ सकता है। एनुअल सेल डिमांड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फुल कॉस्ट, प्राइस एंड प्रॉफिट पर यूनिट। इसका मतलब ये प्रॉफिट जब पर यूनिट दे दिया, इसका मतलब ये सारा डाटा पर यूनिट ही है, ये सारा डाटा यहां से यहां तक, ये सारा पर यूनिट डाटा, ठीक है। ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ओनली 8,000 रुपीज ऑफ डायरेक्ट मटीरियल्स विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा जी, हमसे मांगा गया है सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लान और साथ हमें एक लिमिटेड रिसोर्स की कहानी दे दी गई है। डायरेक्ट मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर, पर फर्क सिर्फ क्या है, यहां पे पीछे लिमिटिंग रिसोर्स की क्वांटिटी दी गई थी, यहां पे लिमिटिंग रिसोर्स की अमाउंट दे दी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सारी कैलकुलेशन अमाउंट में है या क्वांटिटीज में है, एक जैसी रहेगी, स्टेप सारे सेम रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे जब लिमिटिंग रिसोर्स की क्वांटिटी अवेलेबल थी तो यहां पे हमने क्वांटिटी पर यूनिट ले ली, लेकिन जब लिमिटिंग रिसोर्स की अमाउंट अवेलेबल है तो यहां पे हम अमाउंट पर यूनिट ले लेंगे, बाकी सारा सवाल सेम है, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जनाब अब इसको लेके चलते हैं। उसने हमसे प्रोडक्शन प्लान मांगा है, प्रोडक्शन एंड सेल्स प्लान मांगा है और फिर प्रॉफिट भी मांगा है। तो पहली चीज जो सवाल पढ़ के मैं पता लग गई कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का जिक्र नहीं, इसका मतलब प्रोडक्शन एंड सेल्स आर इक्वल, ठीक है। जो यूनिट्स हमने बेचने हैं उन्हीं की प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है और उसी के हिसाब से P&L बनाना है। 4 प्रोडक्ट्स को लेके हमें अब अपनी वर्किंग बनानी है। स्टेप्स हमारे वही रहने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, तो वो तो रेडीली अवेलेबल है। क्या है लिमिटिंग फैक्टर हमारा? डायरेक्ट मटेरियल। हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 6 की, लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्शन प्लानिंग की। इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज डायरेक्ट
मटीरियल गिवन है क्वेश्चन में। अब हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, M, N, O एंड P। बेटा जरा तवज्जो से देखिएगा बोर्ड में। मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए हर प्रोडक्ट का, यही ना दूसरा स्टेप। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? प्राइस माइनस मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही है। प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मैं यहां से भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, लेकिन देयर इज अ स्मार्ट वे टू कैलकुलेट इट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। तो बजाय इसके अगर मैं प्राइस में से एक में से 2, 3, 4 वैल्यूज को लेकर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं, मैं 2 वैल्यूज को लेकर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूं। दोनों तरह से ठीक है, हमें प्रेजेंटेशन देखनी है एफिशिएंट क्या है। तो मेरी एफिशिएंट प्रेजेंटेशन है प्रॉफिट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। यहां से मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल रहा है। कोई बच्चा अगर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से निकालना चाहता है तो निकाल ले, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें वर्किंग करनी पड़ेगी ना, आपको वेरिएबल कॉस्ट सारी सम करनी पड़ेगी। तो इधर मुझे सम नहीं करना, सब कुछ अवेलेबल है। प्रॉफिट अवेलेबल 128, 32, 168, 128, और फिक्स कॉस्ट ये भी अवेलेबल है 32, 48, 24, 40। लीजिए जी, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 160, 80, 192, 168। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। नेक्स्ट स्टेप, हमारे केस में अब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल नहीं बल्कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है क्वेश्चन। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 20, 16, 32, 24। और फिर जैसे हमने सीखा था, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, ए डिवाइडेड विद बी, 8, 5, 6, 7, और ये जनाब आ गई है प्रोडक्शन प्रेफरेंस हमारी। हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट 1, 2, 3 एंड 4। लीजिए जी, प्रोडक्शन प्रेफरेंस हमारी बन गई जी। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को बेटा यहां पे कोई बात समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं, पूछिए। हमें क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल नहीं थी, कोई बात नहीं, कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है लिमिटिंग फैक्टर, तो उसको लेके हम सवाल हल कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन पे, स्टेप्स की परफॉर्मेंस पे। हाँ जी जनाब। अच्छा जी, इसके बाद हमें प्रोडक्शन प्लान बनाना है। प्रोडक्शन प्लान बनाने का वही अंदाज है, अवेलेबल मटेरियल, क्वांटिटी नहीं है, रुपीज़ है, तो कोई इशू नहीं, रुपीज़ में ही कहानी शुरू हो जाएगी। इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। सबसे पहले एम, प्रोड्यूस एम। एम की डिमांड कितनी है भाई? 8000। एम की डिमांड है 8000 और एम में मटेरियल इस्तेमाल होता है पर यूनिट 20 का। तो जनाब 1,60,000 इस्तेमाल हो गया, निकाल दो यहां से। 6,40,000 बाकी बच गया। अब बारी आएगी पी की। हम करेंगे जनाब प्रोड्यूस पी। पी की डिमांड है 6,000 की, 6,000 यूनिट्स की डिमांड है और पी में मटेरियल लगता है 24 रुपये का। 144,000 इस्तेमाल हो गया यहाँ पे जनाब। बाकी क्या बचा? 496,000। फिर बारी आई पी के बाद रैंकिंग नंबर 3 ओ की। प्रोड्यूस ओ।
ओ की डिमांड है 12,000, तो 12,000 इंटू 32 बना सकते हैं, बना सकते हैं, सारा बन जाएगा जी। तो 12,000 यूनिट्स इंटू 32, 384,000, बाकी बचा 112,000। अब हमारे पास बच गई जी चौथी रैंकिंग एन की है डिमांड 10,000, 10,000 इंटू 16 1,60,000, डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इसका मतलब एन हम बैलेंसिंग बनाएंगे, प्रोड्यूस एन, ये बैलेंसिंग बनाएंगे और उसका हमने तरीका सीखा, अवेलेबल जो रिसोर्स है 1,12,000 डिवाइडेड विद रिसोर्स पर यूनिट 16, 7,000 यूनिट्स। लीजिए जी 1,12,000 यहाँ पे इस्तेमाल हो गया और ये हमारा सारा मटेरियल इस्तेमाल हुआ। हमारे पास प्रोडक्शन प्लान आ गया, एम 8,000, पी 6,000, ओ 12,000 और एन 7,000। प्रोडक्शन प्लान हमारे पास अवेलेबल हो गया है, बट सवाल अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ। हमसे कहा गया प्रोडक्शन प्लान भी बताओ और इसके अलावा फिर इस प्लान पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट करो। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? अब आपको ख्याल रखना है ये प्लान मैंने बनाया है फॉर फ्यूचर, ऐसा ही, ये मैंने प्रोडक्शन अभी की नहीं है, ये मैंने प्लान बनाया कि ये मुझे फ्यूचर में प्रोडक्शन करनी है। ये मेरा आप कह सकते हैं बजटेड प्लान, बजटेड डाटा को लेके मैंने बजटेड प्रोडक्शन प्लान बनाया है। और इस बजटेड प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से जब पीएनएल बनाने जाना है तो मैं पहले लूंगा बजटेड कंट्रीब्यूशन इस प्लान का और इसमें से मैं लेस कर दूंगा बजटेड फिक्स कॉस्ट, तो मुझे इस प्लान का बजटेड या प्रोजेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। बजटेड कह लीजिए या प्रोजेक्टेड कह लीजिए, आई समझ? हमने एक्चुअल पीएनएल नहीं बन रहा, ये एक्चुअल पीएनएल तो उस डाटा का बनता है जो हो चुका है, ठीक है, ये अभी हुआ नहीं है, ये तो मैंने अभी प्लान बनाया कि मुझे अगले साल इतने यूनिट बनाने चाहिए। तो बजटेड कंट्रीब्यूशन इस प्लान के मुताबिक क्या बनेगा, मैं 8,000 यूनिट्स एम के बेचना चाहता हूं तो एम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 160, मैं 6,000 यूनिट्स पी के बेचना चाहता हूं तो पी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 168, प्लस मैं 12,000 यूनिट्स ओ के बेचना चाहता हूं, 12,000 यूनिट्स ओ के बेचना चाहता हूं और ओ का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 192। आखिरी प्रोडक्ट हम 7,000 यूनिट्स एन के बेचना चाहते हैं, 7,000 यूनिट्स इनटू एन का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80। लीजिए जी यहां से टोटल कंट्रीब्यूशन बना लीजिए, 5152,000, ये है हमारा बजटेड कंट्रीब्यूशन। हमने जो प्लान प्रपोज किया है प्रोडक्शन का, उस प्लान के मुताबिक अगर हम सेल करें, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का जिक्र नहीं है, तो जो प्रोडक्शन वही सेल है। हमने जो प्रोडक्शन प्लान प्रपोज किया है, बनाया है, सजेस्ट किया है, उस प्रोडक्शन प्लान के यूनिट्स अगर हम बेचेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन अगले साल आएगा कितना, वो आ गया। अब इसमें से मैंने लेस करना है बजटेड फिक्स कॉस्ट। बजटेड फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई? बजटेड फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? बेटा ओरिजिनल बजटेड डाटा मेरे पास ये है, ये तो मेरा सजेस्टेड प्लान है ना, कंपनी का बजट तो ये है। क्या इस क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल अवेलेबल हैं? नहीं, मेरे पास कंपनी के डाटा में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड टोटल अवेलेबल नहीं है, बल्कि मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड डाटा में जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट गिवन है, ये कहां से आया होगा? ओआर। ओआर कैसे बनता है?
बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद ये वाले बजटेड यूनिट्स नहीं, ये वाले, क्योंकि ये यूनिट्स तो मैंने बाद में निकाले हैं। कंपनी ने ओआर तो पहले का निकाला हुआ है, तो कंपनी ने जो ओआर निकाला हुआ है वो टोटल ओवरहेड्स को इन यूनिट से डिवाइड करके निकाला हुआ है। कंपनी का जो ओवरहेड्स हैं टोटल ओवरहेड को इससे डिवाइड करके निकला हुआ है। तो मैंने मुझे टोटल करना है तो क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दो और सम कर लो। नॉर्मली हम क्या, ओआर इनटू बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड ओवरहेड आ जाते हैं। एक प्रोडक्ट हो तो एक दफा ज़रब दे लेना, 4 प्रोडक्ट है तो 4 दफा ज़रब दे लो। $32 इंटू 8,000 प्लस 48 इंटू 10,000 प्लस 24 इंटू 12,000 प्लस 40 इंटू 6,000। यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि भाई आप ओआर को इस प्लान से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो ओआर आपका उस प्लान के मुताबिक निकला हुआ है, तो उसी प्लान के मुताबिक उसको टोटल ओवरहेड बनाएंगे। मैंने ओआर को टोटल ओवरहेड बनाना है तो ओआर जिस प्रोडक्शन को यूज करके पर यूनिट बना है उसी से ज़रब खाएगा। तो ये रेट इस प्रोडक्शन के हिसाब से निकला हुआ है, ठीक है। ये प्रोडक्शन तो मैंने बाद में निकाली है जी। तो कितने बने ओवरहेड्स, 1264 000 और प्रॉफिट 3888 लीजिए जी। ये हमारा इलस्ट्रेशन 6 में पीएनएल आ गया। हमसे कहा गया था आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। प्रोडक्शन एंड सेल्स की क्वांटिटी भी निकाल ली और फिर प्रॉफिट भी निकाल दिया हमने। एनी क्वेश्चन? लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियो को कैसे आइडेंटिफाई करना है और लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियो में ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ये भी सीख लिया। अक्सर सवालों में प्रॉफिट कैलकुलेशन आता नहीं, हमें प्रोडक्शन प्लान तक की कहानी होती है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बताओ। तो प्रोडक्शन प्लान भी हमने सीख लिया और प्रॉफिट भी सीख लिया। इलस्ट्रेशन से हमने इन स्टेप्स की डेमोन्स्ट्रेशन देख ली है। तो आगे चलेंगे, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी हमारे सामने आएंगे, बट फिलहाल डिसीजन मेकिंग सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना, स्टेप्स जिनकी मदद से वो सवाल हमने हल करने हैं उनको डिस्कस भी कर लिया और उनकी एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पे देख ली चंद इलस्ट्रेशन की मदद से। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर मैंने आपको क्लियर कर दिया। हमें कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें 2 लिमिटिंग फैक्टर आए। 2 लिमिटिंग फैक्टर अगर आ जाए तो वो हमारे स्कोप से बाहर हो जाता है। बेटा कंपनी ने मुझे जो ओआर दिया है क्या वो मेरे प्लान की बेसिस पे बना हुआ? ओआर कैसे होता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। तो क्या उस ओआर की कैलकुलेशन में ये वाली प्रोडक्शन यूज हुई है? तो मुझे टोटल ओवरहेड चाहिए, तो मैं ओआर को बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके टोटल ओवरहेड निकालूंगा ना, लेकिन वो प्रोडक्शन ये वाली नहीं होगी। जिस प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके ओआर कैलकुलेट हुआ है उसी प्रोडक्शन से ज़रूर खाना है ना उसने। ये तो कंपनी की वर्किंग के बाद की मेरी वर्किंग है। कंपनी ने अपना ओआर निकाल लिया था, उसके बाद मुझसे उसने वर्किंग निकालने को कहा, तो मैंने तो प्रोडक्शन प्लान नया बना दिया। कंपनी ने अपना प्रोडक्शन प्लान बनाया हुआ था बजटेड, कंपनी ने अपना ओआर निकाला हुआ था पहले, लेकिन मैंने कंपनी के बजटेड प्लान को, बजटेड प्रोडक्शन प्लान को रिजेक्ट कर रहा हूं कि भाई आप डिमांड पूरी कर नहीं सकते, आपकी डिमांड पूरी हो नहीं सकती। बेटा फिक्स्ड ओवरहेड है, बेटा फिक्स्ड ओवरहेड है, उसका प्रोडक्शन प्लान से कोई फर्क पड़ता है? समझ आ रही बात? दिमाग ना पे थोड़ा थोड़ा सा हिल जाता है थोड़ी देर बाद। फिक्स्ड ओवरहेड है, प्रोडक्शन करो या ना करो वो फिक्स ही रहेंगे, ठीक है, उन्हें तो बदलना ही नहीं। तो आप उन ओवरहेड्स को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो बदल गए ना, फिर बदलना नहीं है भाई। इन्होंने प्रोडक्शन कम करो ज़्यादा करो, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ही रहते हैं। ये तारों को थोड़ा ना दिमाग की तरफ वायरिंग थोड़ी सी अलग अलग रखनी है, अक्सर जुड़ जाती है तारें आप लोगों की, और ये अलग अलग होंगी रिपीटेड रिवीजन्स के साथ। बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ,
सोच सोच के पढ़ो, सोच सोच के पढ़ो, फिर चीज़ें आपको अलग-अलग होनी शुरू होंगी, नहीं तो तारें जुड़ेंगी बार बार। ये प्रॉब्लम हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, डिसीजन मेकिंग के एरिया में बहुत ज़्यादा होता है ये प्रॉब्लम, जिससे मैंने आपको शुरू में वार्न किया था। आपको हिस्टोरिक कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट के फ़र्क समझने में बात का दिक्कत होती है। सवालों में अक्सर आप हिस्टोरिक कॉस्ट को ट्रीटमेंट उठा के जाते हो और कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर लेते हो, तो इनको हमने अलग-अलग रखने के लिए हमें बार बार किताब को देखना है, पढ़ना है और सोचना है। तो आहिस्ता आहिस्ता विद रिपीटेड रिवीजन ये चीज़ें हमारी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि असूल बेसिक्स ही हैं, उनकी एप्लीकेशन में हमें दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि हमें असूल फर्मली याद नहीं है अभी। फर्मली याद रिपीटेड रिवीजन्स के साथ होंगे। बार बार पढ़िए, मजीद सवाल कीजिए, फिर सवाल पढ़िए, फिर किताब पढ़िए। ये जारी रखिए काम, एक मुसलसल एफर्ट है जो कि डिसीजन मेकिंग के एरिया में आपको बहुत ज़्यादा करनी है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमारे पास हमने डिसीजन मेकिंग की पहली सिचुएशन को डिस्कस कर लिया, जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान बनाना विद सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, विद वन लिमिटिंग फैक्टर, जो कि हमारा स्कोप है, उसको डिस्कस किया है। अगला जो हमारा सिचुएशन है, मैंने जो इनिशियल डिस्कशन में आपको हाईलाइट कर दी थी, दैट इज मेक और बाय या आउटसोर्सिंग डिसीजन। आउटसोर्सिंग डिसीजन प्रोडक्शन के रेफरेंस से भी आ सकता है, आउटसोर्सिंग डिसीजन सर्विसेज के रेफरेंस से भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है ABC, हमें कोई एक सप्लायर अप्रोच कर सकता है कि भाई प्रोडक्ट C मैं भी बनाता हूं, आप मुझसे ले ले, मैं आपको सस्ती दे दूंगा। तो हमसे पूछा जाएगा, भाई हमें एक सप्लायर ने प्रोडक्ट C ऑफर की है, हम खुद भी बनाते हैं प्रोडक्ट C, तो क्या हमें प्रोडक्ट C बाहर से खरीदनी चाहिए अपनी प्रोडक्शन बंद करके? आउटसोर्सिंग डिसीजन। अल्टरनेटिवली आउटसोर्सिंग डिसीजन सर्विसेज के रेफरेंस से भी पूछा जाता है। और हम अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, कल को हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में इंशाअल्लाह काम करना है। ज़्यादातर बच्चों ने आपने CA फर्म में काम करना है, और CA फर्म भी आउटसोर्सिंग सर्विसेज देती है। जैसे मेरी कंपनी चंद क्लाइंट्स के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करती है, मतलब मेरी क्लाइंट्स ने अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मुझे आउटसोर्स किया हुआ है। उन्होंने अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बंद कर दिया और मुझे कहा कि भाई हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आप चलाइए। इसी तरह मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, सुना मैंने इंटरनल ऑडिट का टर्म, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बंद कर दिया अपना, कि जी हमने अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बंद कर दिया, हमारा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का काम अब आप कीजिए। आउटसोर्सिंग, अपना इन हाउस काम बंद करके किसी एक्सटर्नल सप्लायर से प्रोडक्ट या सर्विस हासिल करना, दिस इज आउटसोर्सिंग। और हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू मेक सच डिसीजन। आउटसोर्सिंग डिसीजन हमें कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। हर कंपनी तो आउटसोर्स नहीं करती ना अकाउंटिंग हर कंपनी आउटसोर्स कर रही है, ना इंटरनल ऑडिट हर कंपनी आउटसोर्स कर रही है। हर कंपनी सोच सकती है, लेकिन कुछ कंपनीज फैसला करेंगे यस, कुछ कंपनीज फैसला करेंगी नो। तो यस कैसे होता है, नो कैसे होता है, यस कब होता है, नो कब होता है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कब हमें आउटसोर्सिंग यस करनी है, कब हमें आउटसोर्सिंग को नो करना है, हाउ टू टेक आउटसोर्सिंग डिसीजन, वो जी हमारा यहां पे स्कोप है। वो प्रोडक्ट का है, सर्विस का, असूल एक ही है। रेलेवेंट कॉस्टिंग पे बेस असूल है जनाब, ये आउटसोर्सिंग डिसीजन का रेलेवेंट कॉस्टिंग पे बेस्ड असूल है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग का नाम बार बार नहीं लूंगा, लेकिन ये जितने भी यहां पे मैंने इवन ये जो लिमिटिंग फैक्टर कहानी पढ़ी है, ये सारी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल बेस्ड है। सिर्फ हमने उस प्रिंसिपल को एक शक्ल दे दी, एक स्ट्रक्चर दे दिया। ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड रूल है, लेकिन हम इसको एक खास शक्ल दे रहे हैं, है ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। आपसे पूछा जाए आपने कोई प्रोडक्ट आउटसोर्स करनी है या नहीं करनी, आप ये फैसला कैसे करोगे? दो वैल्यूज को कंपेयर कर लो। एक, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग द वर्क, कि बाहर से खरीदेंगे ये मार्कर कितने का मिलेगा। लेट्स अज्यूम मैं ये 3 मार्कर बनाता हूं और मुझे इस मार्कर के बारे में आउटसोर्सिंग की ऑप्शन आई है, तो मुझे फैसला कैसे करना है? मैं बाहर से खरीदूंगा तो ये मार्कर कितने का मिल रहा है, कंपेयर किससे करना है? कॉस्ट दैट वुड बी सेव्ड इफ वर्क इज आउटसोर्स। अगर ये काम मैं आउटसोर्स करूंगा तो मुझे घर में बचत कितनी मिलेगी, और उसमें कौन कौन सी आइटम शामिल है? 2 वैल्यूज, वेरिएबल कॉस्ट एंड एट्रीब्यूटेबल
या अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। एट्रीब्यूटेबल अवॉइडेबल इससे हम फेमिलियर हैं, ठीक है जी। मैंने कहा अगर मैं इसकी प्रोडक्शन बंद करूंगा तो मुझे बचत कितनी है घर में। लेट्स अज्यूम मुझे बचत 100 रुपए की है और मैं मार्कर बाहर से खरीदूंगा, मुझे बाहर से कितने का मिल रहा है, लेट्स अज्यूम 110 का मिल रहा है। 100 का बचाऊंगा और 110 पे करूंगा। क्या मुझे आउटसोर्स करना चाहिए? वेरी सिंपल, हमें आउटसोर्स नहीं करना। लेकिन मुझे बचत 100 की है और बाहर से 80 का मिल रहा है, आउटसोर्स कर देना चाहिए। रूल इज वेरी सिंपल, ठीक है जी। ये आपको जो याद रखने की बात है कि आपने किन दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। एक ये असूल याद रखना है, ये आपकी कॉस्ट है, आउटसोर्स करोगे तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, और ये आपकी कॉस्ट सेविंग है कि आउटसोर्सिंग करोगे तो बचत क्या होगी। सो बेसिकली असूल है सेविंग वर्सेस कॉस्ट। आउटसोर्सिंग का फायदा क्या है, आउटसोर्सिंग का नुकसान क्या है। अगर फायदा ज्यादा है तो आउटसोर्स कर दो, अगर फायदा कम है तो आउटसोर्स नहीं कर। ये बेसिक असूल है जिस पे हमने इसको परखना है। हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मुझे लगता है इलस्ट्रेशन 7, अगर अब देखता हूँ 1-2 लाइन की इलस्ट्रेशन 7 तो हम उसको कवर कर लेते हैं आज। इलस्ट्रेशन 7 हमारे पास छोटी सी है, देख लेते हैं, इसको हम कर सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें डिटरमिन वेदर एनी ऑफ द कंपोनेंट शुड बी बॉट इन फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर। कोई एक प्रोडक्ट हमें बाहर से खरीदना चाहिए। 4 प्रोडक्ट का डाटा है W, X, Y एंड Z। हमें बताया गया है इनकी एनुअल प्रोडक्शन हम कितने यूनिट्स की करते हैं, W, X, Y, Z। इनकी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ये यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। और इनकी एनुअल फिक्स कॉस्ट जो कि एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है जी। और ये यूनिट प्राइस ऑफ एन एक्सटर्नल सप्लायर है। अब हमने जो असूल पढ़ा, अच्छा यहां पे उसने फर्दर एलैबोरेट कर दिया कि एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है कौन सी, वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। हमने तो असूल में पीछे पढ़ लिया था एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अवॉइडेबल होती है, यहां पे उसने आपको अलहदा से समझा भी दिया, सिखाने के लिए लिख दिया, एग्जामिनेशन में ये बात नहीं लिखी होती। हमने सबसे पहले सिनेरियो पहचाना है। सिनेरियो कौन सा है? सिनेरियो है बाहर से कुछ खरीदें, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमसे पूछा जाए बाहर से कुछ खरीदना है, इसका मतलब मेक और बाय का सवाल है। मेक और बाय का सवाल, फौरन असूल पे जाओ, किन वैल्यूज को कंपेयर करना है, आउटसोर्सिंग में बचत क्या है और आउटसोर्सिंग में खर्चा क्या है। और आउटसोर्सिंग में बचत में कौन कौन सी चीजें आती हैं? 2, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। ये असूल है। इस असूल के तहत हम डाटा अगर ऑर्गेनाइज करें, कितनी प्रोडक्ट्स हैं भाई? 4, W, X, Y एंड Z। हम सेविंग लेंगे जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आएगी। यहां से मिलेगी टोटल सेविंग, और टोटल सेविंग को हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ बाइंग से। हमें पता लग जाएगा नेट में, नेट हमें क्या बच रहा है, कॉस्ट है या सेविंग है। अच्छा कुछ डेटा में रेडीली अवेलेबल है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रेडीली अवेलेबल है 28, 26, 30, 32। कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्सटर्नली रेडीली अवेलेबल है 24, 32, 40, 48। सिर्फ एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट का मसला है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट एनुअल गिवन है, बाकी सारा डाटा पर यूनिट था। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम पर यूनिट कर लेंगे। तो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जैसे W की 6000 बटा 3000, 2 बन गई, और X की 24000 बटा 6000, 4, Y की 30000 तकसीम 10, 3, Z की 28000 बटा 14000, 2। लीजिए जी, 30, 30, 33, 34। ये है सेविंग और ये है कॉस्ट। नेट 6 रुपए की सेविंग, सेविंग कॉस्ट नेट 2 रुपए की कॉस्ट, सेविंग कॉस्ट नेट 7 रुपए की कॉस्ट, सेविंग कॉस्ट नेट 14 रुपए की कॉस्ट। हमसे पूछा गया क्या कोई प्रोडक्ट आउटसोर्स करनी है, तो हमारा डिसीजन है सिर्फ एक प्रोडक्ट।
ओनली W। सिर्फ W में आउटसोर्सिंग में फ़ायदा है, क्योंकि आउटसोर्स करोगे तो 30 रुपए की बचत होगी, इन हाउस 30 रुपए खर्चा हमारा बच जाएगा। आउटसोर्स करने के लिए सिर्फ बाहर 24 पे करना है, तो 30 बचा के 24 पे करोगे, नेट 6 का फायदा है। बाकी सब जगह नेट नुकसान है। हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट का आउटसोर्स करना है, वो है W। मेक और बाय पे मजीद इलस्ट्रेशन भी इंशाअल्लाह हम करेंगे, कल एक दो इलस्ट्रेशन मजीद करेंगे बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। मेक और बाय नहायत सिंपल असूल और उसकी एप्लीकेशन वाज इवन सिंपलर। इलस्ट्रेशन 8 आप होम असाइनमेंट में देख लीजिएगा, इलस्ट्रेशन 9 हम करेंगे और फिर हम कल इंशाअल्लाह आगे मूव करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।